नमस्कार बंधुओं। आज पुनः एक नए टॉपिक के साथ मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ और आज हम जो अंग्रेज़ों और मैसूर राज्य के बीच जो युद्ध हुए थे उसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कैसे हुआ था, उसके बाद फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध बताया था और अब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बात करेंगे। तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किस प्रकार हुआ था, क्यों हुआ था और उसके क्या परिणाम निकले थे, इन बातों पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इतिहास की बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सामग्री आपके पास बहुत सरल तरीके से हम लाते रहेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि देखें तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उस युद्ध के दौरान ही हैदर अली की मृत्यु हो गई थी और उधर अंग्रेज सेनापति एक सेनापति थे आयरकूट, उनकी भी मृत्यु हो चुकी थी। और उस युद्ध में टीपू सुल्तान ने भी भाग लिया था। उसने कर्नल बैली की सेना को पराजित किया था, बुरी तरीके से मारकाट मचाई थी। तो द्वितीय मैसूर युद्ध होने के बाद फिर दोनों पक्षों के बीच, अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच मैंगलोर की संधि हुई थी। उस मैंगलोर की संधि में खासतौर से ये कहा गया था कि भाई हम लोग आपस में युद्ध नहीं करेंगे और आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे, और एक दूसरे के जो क्षेत्र थे वो वापस कर दिए गए थे। लेकिन ये जो संधि थी वो संधि दोनों ने कर तो ली थी, वो मजबूरी थी कि उस युद्ध को समाप्त करना था, लेकिन दोनों ही पक्ष उस संधि में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं रखते थे। इसीलिए इस संधि को झूठी शांति कहा गया था। झूठी शांति माना गया कि मतलब शांति तो थी लेकिन वो शांति ऐसी नहीं थी जिसको कि मन से स्वीकार किया गया हो। तो वो झूठी शांति चल रही थी और दोनों ही पक्ष कोई न कोई बहाना ढूंढ रहे थे कि वो किसी तरीके से युद्ध हो जाए और अपनी अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाह रहे थे। तो अब हम देखते हैं कि आखिर अब इस दौरान कौन सी परिस्थितियां पैदा हुई जिसके कारण से तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। तो सबसे पहले देखेंगे कॉर्नवालिस की नीति। कॉर्नवालिस की नीति अगर हम देखेंगे तो इसमें हम पाएंगे कि जब लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के बाद जब लॉर्ड कॉर्नवालिस बनकर के आया गवर्नर जनरल, तो उसने ब्रिटिश सरकार के समक्ष एक शर्त रखी थी कि मैं गवर्नर जनरल बनूंगा तो सारे कामकाज में गवर्नर जनरल के भी करूंगा, साथ में मैं सेना का भी सेनापति बनूंगा, जो उसको परमिशन दे दी गई थी। कहने का मतलब है अब सेना का उपयोग कॉर्नवालिस अपनी इच्छा अनुसार कर सकता था। तो कॉर्नवालिस ने क्या नीति अपनाई कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय उसने देखा था कि हैदर अली ने त्रिगुट बना लिया था अंग्रेजों के खिलाफ, निजाम और मराठों को मिला करके। तो अब कॉर्नवालिस बराबर ये प्रयास कर रहा था कि कहीं इसी तरीके का त्रिगुट टीपू सुल्तान ना बना ले। और टीपू सुल्तान के खिलाफ उसने क्या काम किया कि निजाम, ये जो तीनों पक्ष थे, टीपू सुल्तान, निजाम और मराठे, ये भी आपस में एक दूसरे पर संदेह करते थे। कभी तो ये मित्र बन जाते थे, गुट में शामिल हो जाते थे, और कभी अलग हो जाते थे, खिलाफ हो जाते थे एक दूसरे के। लिहाजा कॉर्नवालिस चाहता था कि टीपू सुल्तान अकेला रह जाए, उसकी जो आसपास की शक्तियां हैं उनको किसी तरीके से अलग किया जाए। उसके लिए उसने निजाम से भी संधि की और मराठों से भी संधि की और ये कह दिया कि अगर मैसूर के साथ हमारा युद्ध होता है, टीपू सुल्तान से युद्ध होता है, तो आप उसकी मदद नहीं करेंगे, आप हमारी मदद करेंगे। तो कॉर्नवालिस की ये जो नीति थी, इस नीति के कारण से जब पता चला टीपू सुल्तान को, तो टीपू सुल्तान भी अपनी शक्ति को बढ़ाने लगा, अपनी कूटनीति चलाने लगा। और उसने क्या कूटनीति चलाई
कि जो पारस्परिक संदेह था, मैंने आपको पहले ही बताया मैंगलोर संधि की एक झूठी शांति थी और उसके बाद दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर संदेह कर रहे थे। तो जब उसने कॉर्नवालिस की स्थिति देखी कि वो किस तरीके से मराठों और निजाम को अपने पक्ष में कर रहा है, तो इन्होंने फ्रांसीसियों से मदद मांगी और तुर्की से मदद मांगी। यद्यपि फ्रांस और तुर्की से इनको मदद नहीं मिल पाई, उसका कारण ये था कि फ्रांस के हालात बहुत अच्छे नहीं थे। फ्रांस में 1789 में क्रांति हो चुकी थी, लिहाजा वहां पर स्थिति बहुत खराब थी, तो वहां से इनको कोई मदद नहीं मिल पाई। इसके बाद गुंटूर का प्रश्न। गुंटूर का जो राजा था उसमें वो वसालत जंग था, वसालत जंग। तो वसालत जंग की जब मृत्यु हो गई, उसके बाद कॉर्नवालिस ने, इस पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अंग्रेजों का अधिकार हो गया इस पर। गुंटूर बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका था, महत्वपूर्ण क्षेत्र था, तो जिसको टीपू सुल्तान पाना चाहता था, क्योंकि वो समुद्री मार्ग का उपयोग करना चाहता था। लिहाजा उसने प्रयास किया इसको पाने के लिए, लेकिन वहां तो अंग्रेजों का शासन था, तो लिहाजा ये स्थिति पैदा हो गई। यद्यपि इसको निजाम भी पाना चाहता था अंग्रेजों से, लेकिन गुंटूर एक ऐसा प्रश्न बन गया जिसके ऊपर निजाम भी उसको पाना चाह रहा है, उसको टीपू सुल्तान भी पाना चाह रहा है और उसको अंग्रेज भी पाना चाह रहे हैं। तो ये प्रश्न भी बहुत ही संगीन प्रश्न था, जिसके कारण से तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू होता है। अब चौथा और अंतिम कारण जो था वो ये था कि त्रावणकोर के राजा पर टीपू का आक्रमण। टीपू को चैन नहीं पड़ रहा था, क्योंकि टीपू अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता था, कोई प्रतिष्ठा को पाना चाहता था बराबर। लिहाजा उसने त्रावणकोर के राजा पर आक्रमण कर दिया, और इस समय भी उसने फ्रांसीसियों से और टर्की से मदद की उम्मीद रखी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन इस आक्रमण के करने से जो कॉर्नवालिस था, जो कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल भी था और सेनापति भी था, वो बौखला गया और उसने ये सोचा कि अब युद्ध निश्चित है, लिहाजा उसने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। तो ये थे प्रमुख कारण या परिस्थितियां जिसके परिणाम स्वरूप ही तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू होता है। अब इसके बाद युद्ध की घटनाएं अगर हम देखें कि किस प्रकार से घटनाएं हुई, तो सबसे पहले 1790 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति कर्नल मीडोज ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। अब कॉर्नवालिस पहले ही निजाम से और मराठों से संधि कर चुका था कि अगर टीपू सुल्तान के साथ युद्ध होता है तो आपको हमारा साथ देना होगा। लिहाजा जैसे ही ये युद्ध हुआ, मैसूर पर आक्रमण हुआ, वैसे तुरंत मराठों और निजाम इन्होंने भी मैसूर पर आक्रमण कर दिया, घेर लिया श्रीरंगपट्टनम को चारों तरफ से। तो अब आप देखेंगे कि युद्ध में जहां पर अंग्रेज सेनापति ने आक्रमण कर दिया और उसके साथ निजाम की सेना भी आ गई, मराठों की सेना भी आ गई और टीपू सुल्तान घिर जाता है। अब इसके बाद देखेंगे अंग्रेज, मराठा और निजाम द्वारा, इन तीनों के द्वारा जो है उसकी राजधानी थी, जो मैसूर की राजधानी थी, जिसको श्रीरंगपट्टनम के नाम से जाना जाता था, श्रीरंगपट्टनम राजधानी थी, उसको चारों तरफ से घेर लिया। बल्कि 3 से प्रमुख सेनाएं थी, और जब घेर लेती हैं उसको, तो अब परेशान हो जाता है टीपू सुल्तान। और ये कोई 1-2 महीने का घेरा नहीं था, ये लगभग 1.5-2 साल घेरा पड़ा रहा। वो अब
अब महल के अंदर रहकर पूरे राज्य को कैसे संभाले, और दुश्मन की सेना इतनी ज्यादा थी कि वो उससे सीधे लड़ करके भी नहीं जीत पाता था। तो ऐसी स्थिति में टीपू सुल्तान ने ये सोचा कि अब संधि कर लेना ही उचित होगा। लिहाजा उसने संधि का प्रस्ताव भेजा और ये संधि हो गई, और संधि के आधार पर युद्ध समाप्त घोषित कर दिया गया। अब ये जो संधि हुई थी, ये संधि हुई थी 4 पक्षों के बीच में। टीपू सुल्तान, दूसरे पक्ष में थे अंग्रेज, निजाम और मराठे। तो जब ये संधि हुई तो इस संधि में कुछ शर्तें रखी गई, और ये शर्तें सभी, ज्यादातर शर्तें जो थी वो टीपू सुल्तान के खिलाफ थी। पहली शर्त क्या रखी गई? पहली शर्त रखी गई, कुर्ग कॉर्नवालिस के संरक्षण में रहेगा। कुर्ग एक क्षेत्र था मैसूर का, और मैसूर का जो मौलिक क्षेत्र था उससे कहीं ज्यादा क्षेत्र टीपू सुल्तान और हैदर अली ने जीत लिए थे, जिन पर कब्जा चला आ रहा था। उनमें से कुर्ग भी एक था। तो कुर्ग जो है वो कॉर्नवालिस ने अपने संरक्षण में ले लिया, यानी अंग्रेज जिसको चाहेंगे उसको कुर्ग का शासक बनाएंगे, और वो अंग्रेजों की नीतियों के आधार पर ही शासन करेगा, ये निश्चित कर दिया गया। तो कुर्ग जो है वो कॉर्नवालिस के संरक्षण में चला गया। अब मैसूर को तटस्थ क्षेत्र बनाना, ये था। अब मैसूर तीनों शक्तियों के बीच में फंसा हुआ था। तो अंग्रेजों का ये उद्देश्य था कि इसको बफर स्टेट बनाएंगे। बफर स्टेट का मतलब है कि वो तटस्थ रहेगा, कि इसको इस काबिल नहीं छोड़ेंगे कि ये भविष्य में किसी भी शक्ति के साथ, चाहे वो अंग्रेज शक्ति हो, मराठा शक्ति हो या निजाम की शक्ति हो, किसी के साथ युद्ध कर सके, ऐसा उसको नहीं छोड़ा जाएगा। ये निश्चित। इसके बाद टीपू के ऊपर युद्ध का हर्जाना लगाया गया। 3 करोड़ 30 लाख रुपए का हर्जाना लगाया गया। जितना उसके पास पैसा नहीं था, उसने केवल आधा पैसा चुका दिया, और शेष पैसे को ये कहा कि उसने वचन दिया कि हम किस्तों के रूप में उसको चुकाएंगे। और इसके बाद मैसूर के जो क्षेत्र थे, जो अतिरिक्त क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों को आपस में बांट लिया तीनों शक्तियों ने, अंग्रेजों ने, मराठों ने और निजाम ने, तीनों ने आपस में बांट लिया। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, निष्कर्ष के तौर पर हम देख सकते हैं कि जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, उस युद्ध के अंदर टीपू सुल्तान को मुंह की खानी पड़ती है, और न चाहते हुए भी उन शर्तों को स्वीकार करना पड़ता है जो निजाम के पक्ष में है, जो मराठों के पक्ष में है, और जो अंग्रेजों के पक्ष में है। तो इस तरीके से आपने देखा कि आंग्ल मैसूर युद्ध की पृष्ठभूमि क्या थी, तीसरे युद्ध की, और उसकी कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण से ये युद्ध हुआ, घटनाएं कौन कौन सी प्रमुख थी, और उसके बाद जब युद्ध समाप्त की घोषणा की जाती है, श्रीरंगपट्टनम की संधि की जाती है, तो उस संधि के अनुसार कौन कौन सी शर्तें रखी जाती हैं जिनको मानने के लिए टीपू सुल्तान बाध्य हो जाता है। इस तरीके से मैंने ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स लिखे हैं आप इनको साथ के साथ रजिस्टर पर लिखते जाएं तो आपकी ये अच्छी खासी नोट्स बन जाएंगे। स्टडी जारी रखिए, निरंतर आगे बढ़ते रहिए। गुड लक, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।